हंसते मुस्कुराते हुए एक छोटा सा जीके जीए का क्वेश्चन पैक लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए फ्रांस का संविधान, ऑप्शन बी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन सी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन डी 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1935 हमारे भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी आपको याद करना है तो यूँ याद करिए कि 35 लोगों ने हमारे भारत का हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत बनाया है। 35 लोगों के मिलने से एक स्रोत संविधान का एक बड़ा स्रोत का निर्माण हुआ है। इस प्रश्न से आंसर को कनेक्ट करके 2-3 बार रिपीट करिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। तो इसका भी आंसर डी है, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं कि आंसर पे नहीं फोकस करते कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन पे तुक्का मारते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करके उसकी राइट आंसर को ढूंढने की कोशिश करें, ना कि ऑप्शन को। तो इस वजह से अब की बार आपका बिल्कुल ये वाला इसमें से थर्ड ही हटा दिया गया है कि आपको ऑप्शन के पीछे भागना होगा, ना कि इसमें आंसर के पीछे आपको भागना है, ना कि ऑप्शन के पीछे, क्योंकि सबका आंसर डी वाला ही आपका सही होगा। सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर है डी वाला। तो आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको रिपीट करना है, उसको याद करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करके उसको पढ़ना है, ताकि आपको ऑप्शन के पीछे नहीं क्वेश्चन के आंसर के पीछे भागना है। तो जैसा कि इसका ऑप्शन डी सही है, लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा था? 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन डी ही राइट है, बट आपको प्रश्न से इसका आंसर राइट आंसर कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा, यानी दास्ता का अधिकार पत्र कौन भेजता है। जैसे हमारे घर में किसी की शादी होती है या कोई कुंडली बनता है तो हमें दास्ता का पत्र कौन देता है? पंडित लोग दास्ता का पत्र, या जैसे कुंडली या विवाह के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना होता है तो हम किसके पास जाते हैं? पंडित जी के पास। यानी दास्ता का अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट किया जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर तो डी ही है, आपको पता है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी N गोपालास्वामी अयंगार, ऑप्शन सी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सर VN राव। आपको तो पता ही है राइट आंसर सर VN राव है। तो इसको याद कैसे किया जाए? संविधानिक सलाहकार, संविधान का सलाह कौन दे सकता है? या तो सर दे सकते हैं। सलाह अक्सर कौन दिया करता है? या तो सर देते हैं, या तो बड़े लोग देते हैं, या तो अदर लोग देते हैं,
यानी यानी नेक्स्ट नेक्स्ट अदर लोग दिया करते हैं। यानी राव, राव का मतलब क्या होता है? बड़े लोग, बड़े साहब वगैरह जो होते हैं उनको सब कहते हैं राव, और या मतलब बड़े लोग। तो ऐसे याद किया जा सकता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी सर हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, नेक्स्ट हो सकते हैं, यानी एन हैं तो अदर लोग भी हो सकते हैं। सलाह अक्सर बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं। तो ऐसे याद किया जा सकता है कि संवैधानिक केस भारत संविधान का सलाहकार कौन है? सर बी एन राव। और राइट आंसर सर बी एन राव। तो आगे बढ़ा जाए। हमारा 5वां क्वेश्चन है, विधि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो आपको तो पता ही है कि आंसर डी है 26 नवंबर। तो इसको याद कैसे किया जाए? विधि यानी विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि अक्सर कौन बनाते हैं? पंडित लोग। और पंडित लोग क्या बनाते हैं कि 36 गुण मिलाते हैं। कोई भी विधि बनाना हो, कोई भी नियम होता है तो वो शुभ अक्सर 21 होता है, तो 21 तो यहाँ है, तो यहाँ पे तो 26 लिखा गया है, तो यूँ मान लो कि 25 आधा हो गया, उसमें एक प्लस कर दो 26 नवंबर। यानी विधि बनाने के लिए कम से कम 9-10 लोगों का एक गठन होना चाहिए। जैसे पंडित लोग आते हैं तो 7 पंडित होते हैं या 9 पंडित होते हैं, ऐसे 9 लोगों का गठन होना चाहिए। यानी 26 नवंबर को हमारा विधि दिवस मनाया जाता है। 26 लोगों के गठन से 26 नवंबर बनाया जाता है, यानी 26 नवंबर को। क्वेश्चन के साथ आप आंसर को 2 से 3 बार रिपीट करिए, तो अगली बार जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जब क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आने लगता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 352। तो आपको तो पता ही है कि इसका आंसर राइट आंसर होने वाला है डी। तो आप क्या करिए, इसको 2-3 बार क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करिए, क्योंकि ऑल क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। तो आपको ऑप्शन के पीछे नहीं भागना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको आंसर के पीछे भागना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा। क्वेश्चन के साथ आप आंसर को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपका आंसर बैठने लगे। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352, यानी 351 शुभ होता है, एक प्लस कर दो 352। 352 में मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों का मंडल कि कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब मंत्री लोगों का मंडल अक्सर बड़ा ही होता है, उनके पीछे बहुत सारी जनता होती है। तो यूँ मान के चलो कि बहुत सारी जनता, यानी 352 जनता मिलकर एक मंत्रिमंडल शब्द का निर्माण करती है। यानी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 352 अनुच्छेद में है। यानी 352 लोग मिलकर एक मंत्रिमंडल शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 352। तो आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 7, प्रथम भारत राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1930 को। तो आपको तो पता ही है कि राइट आंसर डी है। तो अब इसको याद कैसे किया जाए? प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान ही लागू हुआ था। तो हमें कैसे याद करना है? यूँ 50 में से 20 माइनस करना होगा हमें, यानी 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। तो क्वेश्चन के साथ 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़े। आठवां प्रश्न, शिक्षण संस्थानों में
धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 28। तो राइट आंसर तो हमारा डी ही है, अनुच्छेद 28। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? धार्मिक शिक्षा, धर्म का काम हमेशा शुभ ही होता है। और शुभ कौन होता है? जो विभाजित हो जाए, जो गिनतियाँ विभाजित होती हैं उन्हें शुभ कहा जाता है। जैसे शुभ यानी कट जाए, तो यूँ मान लो 28 है, 28 को 2 से काटा जा सकता है। तो नहीं तो ऐसे पढ़ लो, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा 28वां सही है, अनुच्छेद 28। इसको 2 से 3 बार पढ़ा जाए, हमें नहीं लगता इसको कोई ट्रिक से याद किया जाए। शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया है? अनुच्छेद 28। राइट आंसर आपका अनुच्छेद 28 है। 28 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। नामा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन 1929। तो लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग हुई है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 1 से 2 बार इसको पढ़ने की कोशिश करें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन प्रश्न संख्या 10, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। तो राइट आंसर होगा 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 21, 18, 61। 61वां संशोधन के दौरान हमारी मतदान करने की आयु 21 वर्ष से माइनस करके 18 वर्ष कर दी गई है। और कब कर दी गई है? 61वां संशोधन द्वारा। इसको भी 2 बार कनेक्ट करने की कोशिश करें क्वेश्चन से। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 11, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस प्रांत से सदस्य थे? बंगाल, मद्रास, पंजाब, मुंबई। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मुंबई। तो राइट आंसर तो मुंबई ही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से सदस्य थे? तो मुंबई से सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई संविधान से सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में मुंबई प्रांत से सदस्य थे। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार की थी? तो अपना है राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया।
पिंगली वेंकैया, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो डिज़ाइन किया गया है पिंगली वेंकैया के थ्रू डिज़ाइन किया गया है, जबकि हमारे ध्वज में ऐसा कोई कलर है ही नहीं। इसको कैसे कनेक्ट किया जाए? इसको यूँ कनेक्ट किया जाए, वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा कलर नहीं है? पीला कलर नहीं है, तो हम पीला कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा कलर नहीं है? पीला नहीं है। और डिज़ाइन किसने किया है? तो पिंगली वेंकैया जी ने किया है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या नंबर 13, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमारे भारत का मनु भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन डी। मनु किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर जी को। भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे भारत संविधान का मनु कहा जाता है। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को। यहाँ देखिए भीम में माँ आ रहा है ना, तो मनु किसे कहा जाएगा? भीमराव अम्बेडकर जी को मनु कहा जाएगा। अब आगे बढ़ा जाए। संसद के प्रश्न नंबर 14 है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है राज्यसभा सभापति, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो राइट आंसर तो सबको पता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति ही सबसे बड़े होते हैं, वो आसानी से बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। ऑप्शन डी सही है। तो ऐसे 2 बार प्रश्नों को पढ़ के आंसर के साथ कनेक्ट करिएगा, तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आंसर अपने आप शो होने लगता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23 से 24। तो आपको पता ही है कि राइट आंसर तो 23 से 24 ही होने वाला है। तो इसे कनेक्ट कैसे किया जाए? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 या 24 के अंतर्गत आता है। 23 या 24, यानी शोषण जो होता है वो संगठन के अंदर ही होता है। उसके लिए संगठन बनानी पड़ेगी, किसी एक के बस का तो काम है नहीं। अगर कोई अकेला करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, तो पीटा जाएगा। तो उसके लिए एक ग्रुप बनाना पड़ता है, यानी 23 से 24 लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो अलग अलग इलाकों में शोषण को बढ़ावा दे सके। तो यूँ याद रखा जाए कि 23 से 24 लोगों का एक ग्रुप होगा शोषण के लिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में हो सकते हैं? यानी 23 से 24 लोगों का ग्रुप होगा। तो ऐसे याद रखा जा सकता है अनुच्छेद 23 या 24। 1 से 2 बार इसको पढ़िए, अपने आप ही एक ट्रिक सी माइंड में बनने लगती है। उस ट्रिक के जरिए अगर इसको याद रखने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भाई होते हैं जॉब वगैरह करते हैं तो उनको टाइम कम मिलता है, कुछ बहनों को टाइम कम मिल पाता है, घर पे बहुत सारे काम होते हैं। तो वो क्या करें कि ऐसे ही इसको लीड वगैरह लगा के आसानी से इसको सुन भी सकती हैं, और अपने माइंड में 2-3 बार इसको रिपीट करेंगी ना तो वो एक
क्वेश्चन एक मतलब ट्रिक अपने आप माइंड में सेट होने लगती है कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो कभी भी आते हैं ना, तो आंसर शो होने लगता है, आसानी हो जाती है पढ़ने में। और ज़्यादा पढ़ने के पीछे भागोगे जितना ना, उतना ही ये पढ़ाई ना जैसे डिफ़िकल्ट हो जाती है कुछ, माइंड में थकान सी आने लगती है, फिर पढ़ाई पढ़ने का मन ही नहीं होता। 1 से 2 पेज में ना बोर हो जाते हैं, 1 से 2 वीडियो में। तो ज़्यादा हाई मतलब 100 150 क्वेश्चन एक ही दिन में लेके मत बैठ जाओ कि उसी में पक ही जाओ। थोड़े-थोड़े करके पढ़ो, जैसे कहानी के माध्यम से, तो मज़ा भी आएगा और जल्दी से याद भी हो जाएगा। अब 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएँगे, कभी भी कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट करके बताना, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे पूरी कि सुधार दिया जाए। और आप लोग चाहें तो हमें अपने वर्डों से शर्मिंदा भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो सपोर्ट करके हमें थोड़ा और बेहतर बनने का मौका दे सकते हैं। अभी हमने शुरुआत की है। आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। लास्ट तक बने रहने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कोई गलती हुई हो तो आप उस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अगले वीडियो में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद।